हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसकी 2 यूनिट्स हो चुकी हैं पेपर फर्स्ट की। अब हम थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हीट ट्रांसफर, हीट या फिर हम वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। हीट वर्क एक जैसे ही ये है क्या? बेसिकली हीट और वर्क होता है एनर्जी का ट्रांसफर। हीट यही है, किसी चीज़ को या कोई रिएक्शन हो रही है उसमें हीट निकल रहा है, तो वो हीट है तो एनर्जी ना, तो एनर्जी का ट्रांसफर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? हीट के बारे में पढ़ते हैं या एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, तो देखो ये है क्या? थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो क्या होता है? हीट। थर्मो मतलब हीट से, थर्मो मतलब टेम्परेचर से, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को हम एक टाइप से हीट ले सकते हैं। देखो थर्मल, थर्मो यानी थर्मल, थर्मल मीन्स हीट, और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। मतलब हम क्या है? हीट के मोशन या फिर ट्रांसफर या फिर हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब आपको इतना बेसिक तो पता होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कार्नोट साइकिल, और थर्मोडायनामिक्स का बेसिक भी पता होगा। तो पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के 4 लॉज हैं: जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब हम इन चारों लॉज को पढ़ेंगे। ऑल्सो इसके साथ हम कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर और सेकंड लॉ के जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो दी थी अपनी हाइपोथेसिस या अपने अलग अजम्पशन से जो उन्होंने लॉ बनाया था वो, और जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक है हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या। हिंदी में इसको बोलते हैं उष्मीय साम्यावस्था। उष्मीय साम्यावस्था नाम से पता चल रहा है। उष्मीय मतलब हीट या फिर टेम्परेचर से ले रहे हैं। ठीक है, और साम्यावस्था का मतलब क्या है? ये आपको पता होगा, बैलेंस सिचुएशन में है। तो कोई दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर उष्मीय साम्यावस्था में कब होंगे? जब दोनों के टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर को मैं T से लिख रही हूँ, वो क्या होगा? सेम होगा। यही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मतलब हीट से या फिर टेम्परेचर से, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो। तो अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या? दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर सेम है। सिस्टम, और ये सब तो आपको पता होगा, सिस्टम क्या होता है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं? ये कोई वेसल है, इसके अंदर गैस या फिर पानी भरा हुआ है, तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा? सिस्टम का काम करेगा। और सिस्टम के अलावा ये जितनी भी है वो किसका काम करता है? सराउंडिंग का, सराउंडिंग का ही काम करता है, वातावरण का काम करता है। तो सिस्टम भी अलग अलग टाइप के हैं। एक तो ये कि ये थर्मल सिस्टम जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सिस्टम सराउंडिंग के या फिर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसके, तो उस केस में क्या होगा? ये मान लो इसके अंदर गर्म पानी भरा हुआ है, तो अगर वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो धीरे धीरे हीट का क्या हो जाएगा? लॉस होगा इस सिस्टम से, यानी कि इसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और आपस में ये कैसे आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। नॉर्मली भी देखा है आपने, गर्म पानी का ग्लास, अब पानी गर्म पानी ग्लास में डाल के रख रहे हो, तो थोड़े टाइम के बाद देखोगे उसका टेम्परेचर उतना नहीं रहेगा पानी का जितना कि आपने गर्म किया था तब था। यही है कि वो आपस में क्या, सराउंडिंग के साथ या जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के अपोजिट अगर हम कैटल ले लें, ठीक है, टी कैटल, यानी कि जो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है। ये मैंने कैटल को शो करा है, ये शो करा है आइसोलेटेड मटेरियल को। इसके अंदर यानी कि थर्मोस के अंदर आप गर्म पानी या फिर चाय वगैरह डाल के रखते हो, तो उसका टेम्परेचर इस वाले सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत कम डिक्रीज होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिक्रीज नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो ऐसे सिस्टम्स में क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसको मैंने क्यों लिखा है वो क्या है? जीरो है। यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म का मतलब क्या है? जिसमें चेंज इन हीट क्या है? जीरो।
यानी कि सराउंडिंग के साथ सिस्टम का हीट का ट्रांसफर क्या है, 0 है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक था, जिसमें हम सिस्टम सराउंडिंग्स लेते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है वो भी आपको पता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट में चेंज 0 हो, या फिर वातावरण के साथ सिस्टम का निकाय का हीट का ट्रांसफर 0 हो, ना तो इसको हीट दे रहे हैं ना ही इसे मिल रही है, ठीक है। और थर्मल इक्विलिब्रियम भी आपको पता चल गया कि दो सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अगर उनका टेम्परेचर क्या होगा, सेम, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स भी पता है कि वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, हीट के ट्रांसफर के बारे में, हीट के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसका फर्स्ट करते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी का चौथा नियम, चौथा नहीं, शून्यांकी नियम भी बोलते हैं इसे, शून्यांकी का नियम या फिर जीरोथ लॉ, ठीक है। तो देखो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि कोई दो सिस्टम अगर किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दो सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कैसे, स्टेटमेंट मैं आपको फिर से बता दूंगी, पहले देखते हैं कैसे। ये मैंने कोई दो सिस्टम ले दिए, ठीक है। ये कोई दो सिस्टम ले दिए, इसके अंदर मैंने ये पूरा एक चैम्बर है जिसके अंदर 3 सिस्टम पड़े। मैंने क्या बोला था, कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो मैं इसके अंदर 3 सिस्टम बना देती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये 3 सिस्टम बना दिया, ए बी और सी। इसके अंदर कुछ भी लिक्विड या गैस भरा हुआ, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम बना दिए, ए बी एंड सी। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी 3 सिस्टम बना देती हूँ, ए बी और सी, ठीक है। अब देखो क्या मैंने स्टेटमेंट बोला, मैंने क्या बोला कि कोई दो सिस्टम, मैंने मान लिया कि दो सिस्टम है ए और बी, वो किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि उनका टेम्परेचर क्या है, सेम है। टेम्परेचर सेम होने के लिए हीट का ट्रांसफर होना जरूरी है, तभी टेम्परेचर सेम होगा। इसीलिए मैंने इन दोनों के बीच एक ऐसी वॉल लगा दी, ए और बी के बीच में, जो क्या कुचालक है, यानी कि इंसुलेटिंग है। और यहाँ पे मैंने चालक कोई कंडक्टिव वॉल लगा दी, वॉल लिख दिया। मैंने क्या किया है, कोई दो सिस्टम ले लिया, एक ए बी। ये दो सिस्टम क्या है, इनके बीच में मैंने एक इंसुलेटिंग वॉल लगा दी, कुचालक दीवार लगा दी। कुचालक लगाने का रीजन क्या है, इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर वो चालक नहीं है तो उष्मा का स्थानांतरण तो नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ए और बी से टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना तो ए बी को हीट देगा, ना ही बी ए को देगा, ना ही ये आपस में लेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में तो हीट का चेंज 0 है। अब मैंने क्या मान लिया कि ए का सी के साथ और बी का सी के साथ कंडक्टिव वॉल से कनेक्शन लगा दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, चालक दीवार है, मतलब ए से बी में, ए से सी में और सी से ए में क्या हीट का ट्रांसफर होगा। मैंने इस तरीके से दिखा दिया कि यहाँ से हीट आ जा सकती है और यहाँ से भी क्या हीट आ जा सकती है। तो देखो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो मैंने उसको थर्मल इक्विलिब्रियम का जगह मैंने टी ही लिख दिया, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे। और ए और जैसे ए और सी आ रहा है वैसे ही बी और सी में भी ट्रांसफर हो रहा है हीट का, तो ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ क्या उष्मीय साम्यावस्था में है, मैंने कर दिया है, तो वो आपस में भी उष्मीय साम्यावस्था में होंगे। देखो कैसे, अगर ए और सी का टेम्परेचर क्या है, सेम है, बी और सी का भी टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का भी तो टेम्परेचर सेम ही होगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ था। वैसे ही मैंने क्या कर दिया कि इन दोनों के बीच मैंने इंसुलेटिंग वॉल लगा दी। नहीं, इसको रहने दो, चाहे ये इसी का क्लियर हो गया कि दो सिस्टम थे ए और बी, वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि इन दो से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये दो सिस्टम भी क्या आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये था 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका स्टेटमेंट मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मीय साम्यावस्था में है तो वो आपस में भी उष्मीय साम्यावस्था में होंगे। ये थर्ड लॉ, इसका क्या है 0th लॉ है। अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज, वो क्या है। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कुछ चीजें हैं, अगर सिस्टम को हीट दी जाए तब पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। तब क्यू क्या पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम हीट को रिलीज करे तब क्या होगा नेगेटिव आएगा क्यू का। सिस्टम क्या कर रहा है ऊष्मा को रिलीज कर रहा है। इसके अपोजिट होता है, अगर सिस्टम वर्क करे, सिस्टम काम करे तब तो वर्क हम लेंगे पॉजिटिव। अगर सिस्टम पर वर्क करे, अगर हम बाहर से वर्क कर रहे हैं तब क्या आ जाएगा नेगेटिव। अगर हम हीट दे रहे हैं तो हीट जुड़ेगी तो उस केस में क्या पॉजिटिव है। अगर सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा काम नेगेटिव आ जाएगा। ये साइन कन्वेंशन है। अगर आप जो है इनको नेगेटिव पॉजिटिव ये चेंज करते हो तो आप जब भी टॉपिक करोगे तो आपको जो एक बार आपने साइन अज्यूम्स किए हैं वही करने पड़ेंगे। तो इनका इतना कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बस आपने जो साइन पहले लिया है वही लेना और अब आप ये साइन यूज करना हर बार, ठीक है। तो अभी हम करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, निकाय के द्वारा किया गया काम। हम ये निकालेंगे कि कोई सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है तो वो कितना वर्क करेगा या किस तरीके का आएगा, तो वो देखते हैं। मैंने क्या ले लिया, ये कोई एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या गया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। ये मैंने क्या ए बी कोई पिस्टन है। पिस्टन का काम क्या होता है कि वो इसके अंदर ऊपर या नीचे दोनों डायरेक्शन में क्या इजीली मूव कर सके। हम बेसिकली उसको रहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ना हो, इस तरीके से मूव करे, ठीक है। पिस्टन का काम बस यही है कि इसमें प्रेशर को बढ़ाना या इंक्रीज करना। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस भर दी। गैस का प्रेशर मैंने ले लिया P, ठीक है। और जितना एरिया इसमें भरी हुई है वो मैंने मान लिया A एरिया के अंदर ये गैस भरी हुई है, उसका प्रेशर मैंने ले लिया P। मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक पिस्टन ए बी लिखा हुआ है। वो पिस्टन कैसा है, जो कि फ्रिक्शन लेस घर्षण रहित इस सिलेंडर में ऊपर नीचे मूव कर सके और ए एरिया तक, ए क्षेत्रफल तक ये गैस भरी हुई है। तो हम क्या करते हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्क डन बाय सिस्टम, यानी कि सिस्टम के द्वारा किया गया काम। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। तो सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो इस पिस्टन को या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर विस्थापित करेगा। यही होगा जब गैस काम कर रही है। ये आपने पढ़ा होगा गैस कैसे काम करती है। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हो, उसमें प्रेशर होता है, वो जैसे ही खोलते हो तो गैस बाहर की ओर आ रही है, तो वो वर्क इज डन बाय अ सिस्टम। वैसे ही इसमें तो मान लिया कि सिस्टम जो है इसके ऊपर, पहले देखते हैं ये जो सिस्टम है वो फोर्स कितना लगाएगी। P ए कर सकते हैं क्योंकि P क्या मेरे पास दाब है। प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया में एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल होता है। तो मैंने वहां से फोर्स लिख दिया, वो कितना आया P इंटू ए। इसको कोई दे दो इक्वेशन नंबर 1। हम पढ़ क्या रहे हैं, सिस्टम के द्वारा वर्क। अब हम क्या देखते हैं कि सिस्टम जो है वो जब इस पे वर्क करेगा, यानी कि गैस, सिस्टम में गैस है तो गैस जब वर्क करेगी तो मान लिया कि ये सिलेंडर जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, A डैश B डैश तक ट्रांसफर हो गया जब गैस ने वर्क किया, या मैंने क्या मान लिया dx विस्थापित हो गया, ठीक है। अगर वो dx विस्थापित हुआ है तो जो सिस्टम ने वर्क किया उसको मैंने ले दिया W, तो वो W कितना होगा, हमें पता है कि वर्क क्या होता है F डॉट dx होता है। यही होता है वर्क अगर हमें निकालना है। तो इसको ले दो इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैंने क्या करती हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में फर्स्ट की वैल्यू लिखती हूँ। पी ए पड़ा डॉट डी एक्स, ए क्या एरिया, डी एक्स क्या विस्थापन। क्षेत्रफल को विस्थापन से मल्टीप्लाई करते हो, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम में।
तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, P इंटू dV। तो ये होता है वर्क डन बाय अ सिस्टम। बाय अ सिस्टम है तो पॉजिटिव है, अगर हम करते तो नेगेटिव लेते। अब देखो अगर इस तरीके का हो, मान लो इसमें क्या होता है, हम प्रेशर को वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे लेके इनमें इंडिकेटर कर्व्स या पीवी कर्व खींचते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का प्रेशर मान लो कांस्टेंट है, न्यू जा रहा है, प्रेशर मान लो कांस्टेंट है, इस तरीके का है, और मुझे एरिया निकालना है यहाँ पर ए और बी का, इतना एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, ये अगर सिंपल है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा P डॉट dV। जहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ले लिया V1 और यहाँ पे ले लिया V2। अगर इस तरीके का है, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, तो मैं वर्क को सीधा लिख दूंगी P डॉट dV, जहाँ पे मेरे पास dV की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 माइनस V1। यही हो जाएगा, 2 से 1 में जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है। अगर इसके अपोजिट वर्क प्रेशर जो है वो वेरिएबल हो, यानी कि वेरी करे, मान लो इस तरीके से है प्रेशर, तब क्या करेंगे, ये ए ले दिया, ये बी ले दिया, मुझे ये जो पार्ट है, कवर्ड पार्ट है जो इस कर्व से, या जो इसे हम बोलते हैं छायांकित भाग, मुझे इसका अगर प्रेशर निकालना है, इस ए बी का, ये वॉल्यूम जा रहा है इस साइड और प्रेशर ही, तो यहाँ पे मैंने इसको चलो रहने दो V1। हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई वेरिएबल है, यानी कि प्रेशर वेरी कर रहा है, उस टाइम में अगर हमें इस सिस्टम का वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ छोटा सा पार्ट अज्यूम कर लेते हैं, इतना सा, जिसको मैंने ले दिया A डैश B डैश। तो हम क्या करेंगे, इस A डैश B डैश पे बिल्कुल छोटी लेंथ अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करे। तो वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, P डॉट dV का समीशन हो जाएगा, इस छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ मैंने मान लिया। तो देखो वर्क क्या हो जाएगा, समीशन है तो मैं इंटीग्रेशन की तरह लिख सकती हूँ, तब हम वर्क इस तरीके का निकालेंगे। आना तो तब भी वही है, लेकिन तब हम क्या करेंगे, एक छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है, बेसिकली सम होता है, योग ही होता है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स का योग करके हम क्या, पूरे ए से बी तक जितना हमारा ये कवर करेगा वक्र या कर्व, तो हम उतना क्या वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन जो है वो P dV यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले हमने जीरोथ लॉ किया, अब हम करते हैं फर्स्ट लॉ। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, मैंने ये कोई सिस्टम ले लिया, इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही पिस्टन लगा दिया ए बी, इसकी मान ली इंटरनल एनर्जी U1 है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम देखो, फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण पे बेस्ड है। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, न तो ऊर्जा को प्रोड्यूस किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और ना ही उसको क्या है, नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा क्या है, हमेशा संरक्षित रहती है, बस इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मैंने कोई सिस्टम ले दिया जिसमें पहले क्या ए बी, इस जगह पे कोई पिस्टन लगा हुआ है, और इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है जिसकी इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी तो होगी ना मॉलिक्यूल्स की, मैंने मान लिया कि U1 क्या है, गैस के मॉलिक्यूल की, गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा है। अब मैं क्या करती हूँ, इस सिस्टम को हीट दे रही हूँ, क्यों, तो इसको जो हीट दी जाएगी उससे क्या होगा, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम बाहर से किसी गैस को, मान लो कोई गैस है, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने से क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन फास्ट हो जाएगी, मोशन तेज हुई, गति बढ़ी, मतलब ऊर्जा बढ़ी, तो इसका मतलब क्या, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो हम क्या देखते हैं कि गैस का ये जो पहले हमारे पास ए बी पे था पिस्टन, ये बी है, अब हमारा सिस्टम क्या है, ए डैश बी डैश पे चला गया, और गैस क्या है, इतनी हो गई, पहले वाली पोजीशन से यहाँ तक पोजीशन चलेगी, और मैंने मान लिया कि अब इस केस में इंटरनल एनर्जी U2 डैश होगी। ये तो नॉर्मल बात है,
आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हो तो पानी के मॉलिक्यूल्स को भी एनर्जी मिल रही है, तभी तो वो हीट से वो गर्म हो रहे हैं, वर्क डन हो रहा है और उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि किसी सिस्टम को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा किस तरीके से कंजर्व तो रहेगी, वो ऊष्मा क्या हो रही है, किस में डिवाइड हो जाएगी, एक तो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में, दूसरा पिस्टन विस्थापित हुआ है मतलब कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, और वर्क डन में। इसका मतलब सिस्टम को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा और कार्य में परिवर्तित हो जाती है। तो Q क्या होया, Q क्या हो जाएगा, मान लो वर्क हुआ है, चलो W लिख दो, W वर्क हुआ है प्लस इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो वो चेंज मैंने मान लिया DU, जहाँ पे DU क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सिस्टम को दी गई ऊष्मा उसमें अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य में क्या बदल जाती है, यानी कि एनर्जी किस में डिवाइड होगी, एक तो वर्क में, दूसरा किस में है, इंटरनल एनर्जी में। तो ये तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम ये वाला टॉपिक करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ये जो है वो 4 प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक्स में 4 प्रोसेस हो सकते हैं। इस प्रोसेस में पहला क्या प्रोसेस हो सकता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तीसरा प्रेशर कांस्टेंट हो, और चौथा क्या है, जब एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि चेंज इन एनर्जी क्या है, जीरो है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर 4 प्रोसेस आते हैं। पहला जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, समतापी प्रक्रम। और अगर ये कांस्टेंट है वॉल्यूम तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक, सम आयतनिक प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं आइसोबारिक, समदाबी, दाब कांस्टेंट है तो समदाबी कांस्टेंट। और ये वाला तो आपको पता ही है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्रोष्म प्रक्रम। तो हम करते हैं पहला प्रोसेस। पहला प्रोसेस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक में। थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम का मतलब क्या, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ताप मतलब टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट हो, वो चेंज ना हो। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि जितनी हीट दी जाती है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में क्या कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने मान लिया कि dQ मैंने हीट दी तो वो किस में चेंज होगी, dW प्लस du में। dW क्या है, वर्क डन, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या जो इंटरनल एनर्जी में गई ऊष्मा वो, और प्लस इक्वल्स टू dQ। अब देखो मैंने क्या लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया। अब जो इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा U, वो जो होती है वो T का फंक्शन होती है। इस तरीके से लिख देती हूँ, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। अगर ताप चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर सेम रह रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ से मेरे पास क्या आ जाएगा, dQ जो है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dW में, अगर टेम्परेचर सेम है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दो चीजें निकालेंगे, एक तो स्टेट की इक्वेशन और दूसरा वर्क डन। तो हम इसमें पहला देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इस चीज को मैं एक बार पढ़ा रहने, पहला देखते हैं इक्वेशन ऑफ, इसके चारों प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट देखेंगे फर्स्ट लॉ लगा करके। इक्वेशन ऑफ स्टेट, अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण देखो क्या है, आइडियल गैस के लिए आपको पता है PV इज इक्वल्स टू RT nRT, जब n को 1 मोल लेते हैं तो इस तरीके की इक्वेशन निकालेंगे। और दूसरा हम देखेंगे इसमें वर्क डन। वर्क डन क्या है मेरे पास, PdV,
ये दो काम करेंगे हर एक प्रोसेस में। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट या फिर अवस्था समीकरण से हमें पता है कि पीवी इज इक्वल्स टू आरटी होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कैसा बन रहा है, बॉयल्स लॉ जैसा बन रहा है, जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर क्या वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही बन रहा है। देखो हमें क्या पता है, प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, और आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, वो तो ऑलरेडी ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब पीवी कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। पीवी कांस्टेंट है तो पी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वी के। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के लिए स्टेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/v के। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा हो जाएगा, पी और वी के बीच में ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी का जो ग्राफ बनता है, यूं सा, थोड़ा सा सही नहीं बना, प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ ऐसा ही बनता तो वैसा कर्व आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हर बार स्टेट इक्वेशन निकालनी है, दूसरा वर्क डन निकालना है। इक्वेशन ऑफ स्टेट तो हो गया, अब दूसरा क्या करना है, वर्क डन। ये सब चीजें जो है वो बेसिक है, इसमें आपके पास एक आ सकती है एडियाबैटिक की स्टेट इक्वेशन क्या होती है, पीवी गामा इज इक्वल्स टू के या कांस्टेंट जो, तो वो वाली आ सकती है, 2 मार्क्स में अगर आए तो आ सकते हैं ये। तो दूसरा हम क्या निकालते हैं, वर्क डन। वर्क डन हमें क्या पता है, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं पी डी वी, यही है। अब वी नो दैट पीवी इज इक्वल्स टू आरटी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एंड मैंने 1 लिख दिया। तो मेरे को क्या पता है, पी की वैल्यू चाहिए मुझे, इंटीग्रेशन डीवी यानी कि वी से करनी है। तो इसका मतलब क्या करते हैं, पी को वी की टर्म में लेके आ जाते हैं, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टी ओवर में वी, यही आएगा। तो इसको यूज कर देते हैं इसमें, तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, v1 से v2 तक इंटीग्रेशन आर टी ओवर में v डॉट डी। टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ही करते हैं, उसको बाहर ले आते हैं, तो dv ओवर में v, dv ओवर में v, dx ओवर में x, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log आ जाता है। तो मैंने क्या लिख दिया, rt log e बेस v, लिमिट मेरे पास क्या है, v1 से v2, वो अप्लाई कर देते हैं। तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी, rt log ई बेस, मतलब नेचुरल log को शो कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, log v2 माइनस v1। तो मैंने उसमें क्या है, v2 माइनस log u माइनस log v क्या होता है, log u ओवर में v, तो डायरेक्ट यूज कर दिया। जब इसको नेचुरल log को 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप log 10 में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये भी आ सकता है कि प्रूफ करो 2 मार्क्स में कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ये होता है 2.303 इंटू आर टी log 10 बेस v2 ओवर में v1। नेचुरल log को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ई वाला 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन। अब हम देखते हैं अगला प्रोसेस, जो कि क्या है, हमने 4 प्रोसेस लिए थे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक यानी कि समआयतनिक, आइसोबारिक, समदाबी और एडियाबैटिक। तो आइसोकोरिक देखते हैं, समआयतनिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या करते हैं, V कांस्टेंट लेते हैं, यही होता है। अगर V कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि dV क्या हो जाएगा, 0, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। हमें पता है कि, चलो इसको रहने दो, ठीक है, इसको देखते हैं। अब dQ क्या हो जाएगा मेरे पास, मुझे पता है dW प्लस du है, ठीक है, और W मेरे पास एक इक्वेशन में आया था, चलो थोड़ी यही कर लेते हैं। W मेरे को पता है क्या आया था, PV आया था। जब हमने क्या किया था, F डॉट dx किया था, F को लिखा था P इंटू A डॉट dx, तो PV बना था, यही बना था। तो मैंने D यहाँ पे डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, प्लस DU, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, PDV प्लस VDP प्लस DU। तो मेरे पास यहाँ पे DQ क्या आ जाएगा, DU प्लस VDP, क्योंकि
ये वाली टर्म क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या हम लेंगे, ये ले लेंगे डी क्यू। जैसे आइसोथर्मल में किया था, पहले डी क्यू निकाला था, फिर स्टेट इक्वेशन निकाली थी, फिर वर्क डन। तो स्टेट इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। स्टेट इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, देखो पीवी कैसा है, आरटी, वी कैसा है, कांस्टेंट, आर कैसा है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी के। जैसे उसमें वो चार्ल्स का लॉ बन रहा था, वैसे इसमें ये किसका बन रहा है, रेनॉल्ड गैलुसेक का लॉ। तो देखो अब वर्क डन देखते हैं। वर्क डन किस तरीके से निकाल रहे हैं, V1 से V2 TdV। वो देखा था ना जब हमने किया था वर्क डन बाय गैस, उसमें हमने अगर इस तरीके का कर्व लिया था, P वेरी कर रहा है, यानी कि जैसा भी हमने ये वाला अभी किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास वर्क डन ये था। तो यहाँ से देखो वर्क डन निकालते हैं, W इज इक्वल्स टू P dV। dV मेरे पास कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो dV कैसा है, 0। अगर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये वाला भी सही है, पर अगर चाहो तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। इन्फिनिट को क्या कर सकते हो, देखो चेंज इन वॉल्यूम 0 है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम 0। तो वर्क को अगर आप पी डीवी लो सिर्फ, तो डीवी 0 से पी डीवी से ये भी पूरी टर्म 0, तो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डी यू के। वहां से भी ये बन जाएगा, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो दो प्रोसेस हो गए, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आइसोबारिक और एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे, और आगे के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आज थोड़ा सा बेसिक था, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।